हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ स्टेनोग्राफी का 2023 के पेपर के बारे में, जो कि 1 अगस्त 2023 को हुआ था। और इसके शिफ्ट पहली और दूसरी के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपका फ्यूचर का प्लान है 2024 का आप ईपीएफओ स्टेनोग्राफी का पेपर दे रहे हो, जो कि अभी आने वाला है जुलाई के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप प्रॉपर मैथ और रीजनिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए आई रेकमेंड कि आप यहाँ पे सीएपीएफ के 2023 और रीजनिंग के 2023 के कोर्स को आप कवर कर सकते हो। तो पहले इनमें से कौन सा कोर्स कवर करेंगे वो 2023 का आप कवर कर सकते हैं। और 2023 में जो है वो आपकी नॉन वर्बल के आप चैप्टर चेक कर लेना, एक बार खुद चेक कर लेना है आपने। अगर नॉन वर्बल की बात करें तो फोटो वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे रीजनिंग के, वो आपको थोड़े कम दिखेंगे। अगर आप सिर्फ नॉन वर्बल के ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो एफकेड का कोर्स है 2023 का, आप रीजनिंग का उसको भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये मैथ का कोर्स तो आप यहाँ से कवर कर लोगे तो आप मेरे ख्याल से सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ईपीएफओ की और तैयारी करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 20 साल के मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग ईपीएफओ के फॉर्मेट के अंदर है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ईओ, एओ के, एपीएफसी के, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, इसके अलावा सीएपीएफ के आपको लास्ट 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीआईएसएफ के मैथ रीजनिंग के लास्ट 20 साल या 13 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए आपके लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये नहीं है कि आप इसमें से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा करोगे, आप जितना भी करना चाहते हो प्रैक्टिस यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अगर बात करूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी फॉर द फ्यूचर एग्जाम। जो भी आप देना चाहते हो एक बार आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हो। कुछ पूछना है वो आप मेरे से यहाँ पे टेलीग्राम पे अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। और इसमें एक खास बात यह है, जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया तो कुछ क्वेश्चन आपके मैंने वो कोर्स 2023 में करवाया था, 2022 में भी करवाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिल जाएगा। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके वैल्यू सेम वाले आए हुए हैं इसके अंदर। तो ए बी सी हमारे पास तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं यहाँ पर 6 दिन के अंदर। ए बी सी तीनों मिलकर हमारे पास यहाँ पे 6 दिन में काम खत्म करते हैं। और लिखा हुआ है हमारे पास ए और सी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे वो 9 दिन के अंदर काम खत्म करते हैं। और आगे लिखा हुआ है बी सी को यहाँ पे 12 दिन लगते हैं टू डू द सेम वर्क। मतलब बी और सी को अगर काम करना है तो इन दोनों को टोटल 12 दिन लगते हैं। तो पूछा जाएगा सी अलोन का टाइम बताओ कितना होगा काम खत्म करने के लिए। करने के अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे आसान तरीका है तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 36। तो मान लेंगे कि हमारे पास इतने जीबी का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ए बी सी यहाँ पे 6 दिन में 36 जीबी डाटा खत्म कर रहे हैं तीनों, तो एक दिन में 6 जीबी डाटा खत्म करेंगे। और ए और सी अगर 9 दिन के अंदर अगर 36 जीबी डाटा खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में 4 जीबी खत्म करेंगे। और बी और सी मेरे पास यहाँ पे 12 दिन के अंदर यहाँ पे 36 जीबी डाटा खत्म कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर ये 3 जीबी डाटा खत्म करेंगे। और एक दिन वाले को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ये बेसिक है, टाइम एंड वर्क के बेसिक में जाके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अब हमारे पास टास्क क्या है? सी की एफिशिएंसी निकालना कि सी एक दिन में कितनी यहाँ पे जीबी डाटा खत्म करता है। आप सारे बच्चे खुद ही यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर इनको कंपेयर करूँ, इनको कंपेयर करने का मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ, इसको यहाँ पे सेकंड और इसको यहाँ पे थर्ड। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो माइनस फर्स्ट कर लो। अगर मैं यहाँ पे सेकंड को लिखूंगा ये है ए प्लस सी, और थर्ड मेरे पास है यहाँ पे बी प्लस सी, और फर्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ पर आप चेक करोगे ए बी सी तीनों के तीनों हमारे पास कट जाएंगे तो सी की वैल्यू बचेगी। तो आप इसकी एफिशिएंसी को भी कंपेयर करेंगे कि 4 + 3 - 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे एफिशिएंसी भी तो कंपेयर होगी ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। अगर 1 जीबी एक दिन में खत्म हो रही है तो 36 जीबी डाटा खत्म करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे 36 दिन लगेंगे। आप इसको ऐसे नहीं कि आप इसको सोचो ये एक अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला सोचोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अदरवाइज आप ऐसे सोचो कि एक दिन में अगर आप 1 जीबी डाटा खत्म कर रहे हो तो 36 जीबी डाटा खत्म करने के लिए 36 दिन लगेंगे सीधा। तो ऐसे कंपेयर करना भी आपको सीखना पड़ेगा। बाकी एक बार आप बेसिक कर लोगे 15-20 मिनट का टाइम एंड वर्क का तो ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो शिफ्ट फर्स्ट की, बाकी आपको शिफ्ट सेकंड थर्ड की हम आगे सेकंड की हम आगे क्वेश्चन में करवाएंगे। 12 men can do 1/4 of the work in 15 days. How many days will 18 men take to do the whole work? ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आप इस सिंपल वर्ड्स में चेक करोगे इसके अंदर चेन रूल लगाएंगे हम। जितने पर्सन होते हैं मल्टीप्लाई बाय द टाइम करेंगे,
डिवाइड बाय द वर्क कर लेंगे, 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे ऑफ अ वर्क। दैट मस्ट बी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, हाउ मेनी पर्सन, यहाँ पे पर्सन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू डू द होल वर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, टू डू द होल वर्क लिखा है, यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिखा। होल वर्क तो हमारे पास टोटल का टोटल W होगा ना, अगर रिमेनिंग लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3/4 ऑफ द वर्क, क्योंकि 1/4 हो चुका है, 3/4 बच गया। अब हो सकता है किसी बच्चे को लोगे सर इसमें याद कैसे करना पड़ेगा, याद ये रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर वर्क आएगा, बाकी सब ऊपर लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में वर्क आएगा, ऊपर क्या हो सकता है, मैन हो गया, टाइम हो गया, यही लिखा जाएगा। टाइम आपके पास यहाँ पे डेज, आर, मिनट कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ ये आपके पास चेन रूल है, इसका भी आपको एक बार बेसिक सीखना पड़ेगा। ये 5 मिनट का आपका इसका बेसिक है, उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्क से वर्क कट करोगे, और ये 4 है, ये 4 आपके पास यहाँ पे घूम के ऊपर चला जाएगा, क्लियर। और ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 18 से आप इसको कंपेयर करोगे, हमारे पास 2 टाइम, और ये मेरे पास यहाँ पे 3 टाइम, 3 इससे कट जाएगा, टोटल 5 टाइम, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 40, तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 आएगी। इतने दिन लगेंगे पूरा काम खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए रेक्टेंगल और फील्ड एट ए रेट ऑफ 58 मीटर स्क्वायर इज 31900 if the ratio of the sides of the field is 22/25, then the find the perimeter of the field। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर मैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, लेवल को अगर हमने यहाँ पे चेक करना है, वो हमारे पास 58 मीटर स्क्वायर है। आप सारे बच्चों को कई बार ना कन्फ्यूजन आती है कि सर यहाँ पे लेवलिंग तो बता दिया, अब इसमें पेरीमीटर होगा या एरिया होगा, ये कैसे पता चलेगा। कई बार बच्चों को मैंने देखा वो इसी में कन्फ्यूजन है। आपको को ये थोड़ी सी, अगर मैं बेसिक बात बताऊँ, यहाँ पर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन अगर गिवन होंगे तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हिंदी में नहीं गिवन है तो इसकी यूनिट से चेक कर लो, यार मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, फिर एरिया होगा या पेरीमीटर होगा, एरिया ही होगा। तो मतलब आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ एरिया कंपेयर करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक्स और एक्स तो होगा ही होगा रेशो का मतलब, तो हमारे पास इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू द ₹31900 डिवाइड बाय 58। वाई 58? बिकॉज आप सारे बच्चे देखो, बेसिक से भी थोड़ा आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए, क्योंकि इतना रुपया उसको यहाँ पे टोटल खर्चा पड़ा और इस मीटर के स्क्वायर के अकॉर्डिंग पड़ा। मतलब यहाँ पे मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास कटा कटा के आएगा 550। अगर मेरा एरिया इसके बराबर आ गया, मान लो ये एरिया है, तो एरिया आएगा 550 मीटर का स्क्वायर। ये मेरा एरिया, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 मीटर है, यहाँ पे टोटल मीटर है, ठीक है, टोटल मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर के लिए मुझे 58 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इतने मीटर के लिए इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे पैसा गिवन है, तो पैसा को इससे डिवाइड करेंगे तभी आपके पास टोटल एरिया निकल के आएगा। तो उसी का रिवर्स हो जाता है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 के टेबल के ऊपर ये हमारे पास कट जाएगा टोटल, ये 2 टाइम्स एंड 2 टाइम। 22 के टेबल के ऊपर आप कट करेंगे 1, तो ये आएगा मेरे पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 22x प्लस 25 ऑफ x, और ये 2 टाइम होगा क्योंकि ट्वाइस ऑफ l प्लस b होता है। तो आप x की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो 22 और इसको आप ऐड करोगे, ये हो जाएगा मेरे पास 47 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 94। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। 4th नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेसिस के ऊपर है। आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। जैसे हमारे पास है 243 की पावर समथिंग, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 प्लस 7 का क्यूब है दैट इज 343 माइनस 8 का स्क्वायर है 64, ये -7 है, इधर आके +7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो ये 3 है, 3 आप इसमें ऐड कर सीधा से 7 को पहले ऐड कर लेते हैं 350 और 3 ऐड करेंगे 353 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कैलकुलेशन देखो, आप सारे बच्चे इस बात को भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हैं, आप वीडियो चलती रहेगी, आप इसको खुद भी ट्राई करो। पेपर में कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, फिर आप वहाँ पे फंसोगे। -64 है विच इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 289 विच इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो ये 17 आएगा, 17 इज इक्वल टू पी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होगा। तो इसका मतलब ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू, ठीक है, ये काफ़ी आपके पास लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आपके पास ये व्हाट इज दिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि ये पता नहीं कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट ही रहा होगा। तो कोई बार मैंने देखा है बच्चों को, जब मैं ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ तो सिर्फ वो इसी को सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको साथ में रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना। पहली गलती तो यहीं पे। दूसरा है, यहाँ पे कई बार लगता है बच्चों को पता नहीं डिफिकल्टी क्वेश्चन आ गया,
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप साइड में रखो। 39.7 है, इसमें से कुछ वैल्यू माइनस नहीं, सारी वैल्यू माइनस है, लास्ट वाला प्लस है, तो आंसर आपका इससे छोटा ही होगा। आंसर आपके पास छोटा होगा, उसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, 3 और 3 9, एक ऐड करोगे 10, 10/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। क्लियर। आप एलसीएम लोगे 30 और 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 33/10। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, और मैं सीधे सिंबल को बाद में चेक कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 और 2 4 और 1 5, 5/2 है, 2 आपस में ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 12/5। इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। कई बार बच्चे यहाँ पे भी एलसीएम ले रहे होते हैं, भाई आपको पता नहीं है क्या 1/1 क्या होता है, 1/1 तो 1 ही होता है, तो इसका एलसीएम वगैरह यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 ही है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/2, और ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये माइनस में, ये आएगा 39.7। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने बच्चों को यहाँ पे भी एलसीएम लेते हुए देखा है, आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे भी एलसीएम ले रहे होंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कोई चक्कर नहीं, आप एलसीएम ले लो, इतने से क्वेश्चन को आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एलसीएम में क्यों लेके आ रहे हो, इसको एलसीएम लेकर आप फिर डिवाइड करते फिरोगे, तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, आप एलसीएम लेके सिर्फ राइट वाले को सॉल्व कर लो, इसको साइड में रखो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये 3.3 है और ये मेरे पास 5 से डिवाइड कर लोगे, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 1.5। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके पेपर के लिए फायदा करेंगी और आपका वहाँ पे टाइम जो है वो यहाँ पे सेव करेंगी, ठीक है। अब 39.7 है, उसमें से अगर 3.3 को बाहर कर ले, फिर यहाँ पे 2.4 को बाहर कर ले, फिर मेरे पास 1.5 को ऐड कर ले, तो आपका आंसर आएगा। अब बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं कि सर यहाँ पे पहले प्लस करना माइनस करना है, भाई जब आपके पहले तो आप बॉड मास लगाना सीख सकते हो, उससे आप आंसर कर लो, बट अगर आप सिर्फ प्लस माइनस के अंदर बॉड मास लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस के अंदर आपका एक ही रिजल्ट आता होता है, आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से बी इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, मतलब हमारे पास कोई ऑफिस है, वहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल एक यूनिट है तो उसमें से 1/3 हमारे पास यहाँ पे वुमेन है, तो डेफिनेटली जो बचा हुआ होगा 2/3 वो मेरे पास मैन होगा। 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड, मतलब इसका आगे 1/2, मतलब 1/3 का 1/2 जो है वो मेरे पास यहाँ पे मैरिड वुमेन है, तो बाकी बच कितना गया होगा, बाकी भी तो इसका 1/3 का 1/2 ही बचा होगा ना, 1/2 का मतलब हाफ, तो हाफ आप कंपेयर कर सकते हो, ये मेरे पास अनमैरिड है। और आगे लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव द चिल्ड्रन, यहाँ पे आगे आप फिर से एक बात ध्यान रखनी, जो हमारे पास यहाँ पे मैरिड वुमेन है उसको कंपेयर किया गया, तो मैरिड वुमेन यहाँ पे है, इसका 1/3, 1/2 का आगे क्या लिखा हुआ है 1/3 इसका जो है उसके पास चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन भी है मैरिड वुमेन भी है, क्लियर। आगे हमारे पास कोई डाटा नहीं है, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, अब मेरे पास यहाँ पे मैन इतने 2/3, इसका आगे क्या बोला गया 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड है, एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव द चिल्ड्रन, इसका आगे 2/3, इसका आगे 2/3 हमारे पास यहाँ पे मैरिड के चिल्ड्रन है। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन, मैं आपको इसलिए यहाँ पे रुक रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि जो मैरिड है वो बताएं, फिर बाद में जिसके चिल्ड्रन है वो, बट लास्ट में क्या पूछ लिया, लास्ट में ये पूछ लिया कि विदाउट चिल्ड्रन पूछ बताओ कितने पर्सन यहाँ पे टोटल होंगे। अब सारे बच्चे एक चीज़ ध्यान रखो, आपको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपके पास ये मैरिड जिनके चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे, तो इसमें से बाकी बचा हुआ विदाउट चिल्ड्रन आ जाएंगे, या तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि मैं ये चेक कर लूँ कि टोटल मैरिड वाले कितने हैं, जिसके चिल्ड्रन हैं टोटल वो कितने हैं, मतलब ये चिल्ड्रन वाली हैं टोटल, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये कट जाएगा, और ये हमारे पास 2 और 2 ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आया 1/3, 1/3 हमारे पास जो मैन है वो मैरिड भी हैं और उसके चिल्ड्रन भी हैं। क्लियर हो गया सबको। फिर आप यहाँ पे भी चेक कर लो, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/18 आएगा। 1/18 ऐसे हैं जो मेरे पास यहाँ पे मैरिड वूमेन है जिनके पास चिल्ड्रन है, मतलब ये हुआ कि टोटल 1 है, उसमें से एक तो 1/18 वाले चिल्ड्रन है और एक मेरे पास 1/3 वाले चिल्ड्रन है। तो अगर मैं टोटल में से चिल्ड्रन वाले को बाहर कर दूंगा तो विदाउट चिल्ड्रन आएगा, जिसमें मैरिड भी होंगे नॉन मैरिड भी होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको कंपेयर करनी आनी चाहिए। एलसीएम लेंगे 18 आएगा, 18 माइनस 1 और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 6, सिंप्लीफाई करेंगे 7 तो ये आएगा 11/18। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पार्टनरशिप से है,
अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने स्टार्ट किया है यहाँ पे बिजनेस, जिसकी अमाउंट है 21,000। इट इज़ ज्वाइंड बाय बी विद इन अमाउंट 47250। आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन इफ ए रिसीव्ड 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए की, तो ए ने तो पूरा का पूरा 1 साल काम किया, यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप का, तो उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ टाइम, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी की बात करूँ, तो ए और बी की अमाउंट को सीधा मैं इसी लैंग्वेज में लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम की रेशियो यहाँ से डायरेक्ट निकालनी है। वैसे तो हम इसको फॉर्मूले को यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा यहाँ से। और अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए का सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे। ए का प्रॉफिट है 40%। तो अगर ए का प्रॉफिट जो है वो 40% है, तो बी का प्रॉफिट 60% होगा, तभी तो टोटल प्रॉफिट 100% होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो ए की इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पर 21,000 रुपये और बी की इन्वेस्टमेंट है 47,250। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगी, टाइम की रेशियो आएगी। यहाँ से परसेंट ए कट जाएगा, 40 आपका इससे कट जाएगा, दैट इज 2 टाइम, दैट इज 3 टाइम। और ट्राई करो जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आप इसको सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट। जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा, बट अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो 21 के टेबल के ऊपर आप डायरेक्ट भी इसको कट करने की कोशिश करो। नॉर्मली जो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली आपके पास वैल्यू जो है वो कट जाएंगी हमेशा, ठीक है। जैसे मैं 21 के टेबल के ऊपर इसको कट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 100 आएगा। 21 के ऊपर आप इसको कट करेंगे, दैट इज 2 टाइम 42। 52 आएगा, फिर 2 टाइम आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 105, दैट इज 5 टाइम। यहाँ पर आप इसको 25 के टेबल पे कट करोगे, ये आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 9। इसको आप इससे कट करेंगे, ये आएगा 2। इसको इससे कट करेंगे, ये आएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेशियो आएगी 3:2। तो इससे आपको पता चल जाएगा ए का टाइम जो है वो 3 है, बी का टाइम यहाँ पे 2 रहा होगा। एक्चुअली में ए का टाइम जो 3 है वो एंड ऑफ द ईयर है, मतलब ए ने काम शुरू किया था। तो ए ने अगर 3 की वैल्यू पूछो, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 12 मंथ गिवन होगी। अगर 3 की वैल्यू यहाँ पे 12 है, जो कि मल्टीपल 4 है, तो इसको भी मल्टीपल 4 कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 मंथ रही होगी। तो इसका मतलब जो ये है, ये हुआ कि जो बी है उसने यहाँ पे टोटल 8 महीने काम किया। टोटल काम तो 12 महीने से चल रहा था, बी ने काम किया है सिर्फ 8 महीने। तो बी कितने मंथ के बाद है यहाँ पे, 4 मंथ। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। 8th नंबर क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज काफ़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है। कई बार बच्चों ने यहाँ पर मैंने देखा है कि वो इसको रिवर्स करते हैं, परसेंटेज इधर लेकर आते हैं, ऐसे कुछ शॉर्टकट लगाते हैं, बट आपको इस पेपर के लिए कोई शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बेसिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे 36% है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड दैट इज 700, प्लस x% ऑफ 900 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 900। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। पहले एक बार आप इसको प्रॉपरली लिख लो कि ये बना कैसे है। परसेंटेज को मैंने सिर्फ डिवाइड बाय 100 किया, ऑफ को मल्टीप्लाई किया और ये एक्स किया, तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो चुका है काफ़ी हद तक। अगर मैं पेपर की बात करूँ, मुझे पता है यहाँ पे परसेंटेज क्या होता है, डिवाइड बाय 100 है, इसकी 2 जीरो इससे कटेगी, तो मैं सीधे ही 7 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर। तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर आएगा 42, 2 आएगा, 4 मेरे पास कैरी चला जाएगा, 7 और 3 21, 21 और 4 आएगा यहाँ पे 25, प्लस यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, परसेंटेज से कट जाएगा तो ये डायरेक्ट आएगा मेरे पास 9x। ये परसेंट मेरे पास इससे कट जाएगा, तो 12 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 33 से आप स्मार्ट वर्क से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा 33 मल्टीप्लाई बाय 12 भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर उलझना नहीं है तो, जैसे 3 है, 3 अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 12 का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो 6 यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा। 3 और 6 हमारे पास 9 और 3, ये इसका शॉर्टकट है 11 का मल्टीपल का। बट अगर शॉर्टकट नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आगे की बात करूँ, यहाँ पे परसेंटेज कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपके पास 180/100 आएगा, तो ये कट हो जाएगा, मेरे पास आएगा 9/5। सो वी कैन से दैट इज 9/5 ऑफ एक्स। इसको आप लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 9x/5 विच इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेकर माइनस करोगे, सीधा आप 252 यहीं पे लिख के माइनस कर सकते हैं। दैट इज 4 टाइम, दैट इज 4 टाइम, एंड दैट इज 1। यहाँ से आप 9x को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर 5/4 विच इज इक्वल टू 144। ये आपस में कट होता हुआ नजर आएगा, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम। 9 इससे कट हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम,
और x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर ये 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से गिवन है। ए एंड बी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू जेड। इसको डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरे पास यहाँ पे 400 किलोमीटर है। और एक्स से एक पर्सन ए चला यहाँ पे और एक बार पर्सन बी चलेगा, ठीक है। दोनों जब यहाँ पे चलना शुरू करते हैं तो ए को यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा लगता है यहाँ से बी से टू रीच पॉइंट जेड। आप सब बच्चों को बेसिक पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। हालांकि हमें इसका शॉर्टकट भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, बट अगर मैं फिर से इस पेपर की बात करूँगा, आप ज़्यादा शॉर्टकट के अंदर मत जाओ, क्योंकि शॉर्टकट करोगे तो आपको मैथ थोड़ा भूलना और याद करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ये बेसिक से कर लोगे तो आपको उलझना नहीं पड़ेगा। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो भी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, डिवाइड बाई यहाँ पर अगर मैं करूँ ए की स्पीड, डिवाइड बाई यहाँ पे 400 किलोमीटर डिवाइड बाय बी की स्पीड को बी मान लेते हैं। मुझे ये पता है कि डिस्टेंस को डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, और ये डिस्टेंस को डिवाइड बाय बी की स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, और दोनों की टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 1 घंटा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटे को, कि यहाँ पर ए को ज़्यादा टाइम लगा। जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आगे रखना पड़ता है, ताकि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आए। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बी को डबल ए को डबल करेंगे तो इसको 90 मिनट कम लगते हैं बी से, मतलब बी को ज़्यादा टाइम लगा, तो जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा हम उसको आगे लिखेंगे। माइनस अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए करूँगा तो इसको 90 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 90 मिनट है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर आएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो सो वी कैन से 3/2 आर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूटी के अंदर करने के लिए आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर मैं 1/a को अगर मैं यहाँ पे x मान लूँ और 1/b को अगर मैं यहाँ पे y मान लूँ तो आपकी इक्वेशन सॉल्व काफ़ी हद तक हो जाएगी। इसमें से आप 400 को कॉमन निकालना है वो कर सकते हैं, नहीं निकालना तो आप ऐसे लिख सकते हैं 400x माइनस 400y विच इज इक्वल टू 1r। यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आएगा मेरे पास 400y माइनस, ये आपस में ये देखो 2 इससे कट जाएगा तो मैं लिख लूँगा इसको 200 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1.5r। क्लियर। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अगर मैं इन दोनों को सीधा ऐड ही कर दूँ यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद ये 400 इससे 400 से कट जाएगा और ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, तो वे कैन से 200x इज इक्वल टू, इसको सिंपली दोनों को ऐड किए तो ये आएगा 2.5r। 2.5r को मैं लिख सकता हूँ 5/2, और 5 इससे कट जाएगा यहाँ पे 40, और x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/80, और x की वैल्यू आप यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 1/a ऑफ इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू का 1/18 को जब यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकल के आएगी 80। क्लियर। a की वैल्यू 80 आई है तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। तो x को आप किसी इन दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी अप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 400x था तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1/80 लिख लेता हूँ माइनस 400y विच इज इक्वल टू 1r। तो इस x की वैल्यू को 1/80 यहाँ पे फिल करने के बाद आप चेक करोगे इससे कट जाएगा 5 पर, 5 उधर जाके यहाँ पर मेरे पास 1 था, 5 उधर जाके जब 1 से माइनस होगा तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 100, माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ 4 आएगा। 4 इससे कट जाएगा और माइनस इससे कट जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 1/100। y की वैल्यू क्या है 1/b है, तो इसको मैं 1/b के बराबर रखूंगा तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास 100 आएगी। और यहाँ से मैंने सारी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद मैंने a की वैल्यू निकाल के दी आपको 80 और b की वैल्यू निकाल के दी मैंने यहाँ पे 100। तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया पेपर के अंदर, तो कितना आएगा 20। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब हो सकता है कोई बच्चा बेसिक से सोचे कि सर ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लेंथी होंगे, बट अगर आप इसको इमेजिनेशन से करोगे तो आपका टाइम यहाँ पे बच भी सकता है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर कोई नोट करना चाहता है इसको आप बैक करके नोट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1r। यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम ए और बी को कुछ इमेजिन कर लेते हैं। ए और बी को मैं कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेता हूँ जिससे ये 1 आ रहा है। तो आपके दिमाग में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो मेरे पास यहाँ पे 400 से डिवाइड होनी चाहिए और दोनों की दोनों वैल्यू अलग होनी चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे या तो 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए या 30 होना चाहिए या फिर 40। ठीक है। सबसे पहला मैं सोच लेता हूँ 50 और 80। अगर यहाँ पे मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा और इसको 80 से डिवाइड करूंगा, ये तो कट गया पूरा का पूरा। यहाँ पे 8 घंटे आ रहे हैं, यहाँ पे 5 घंटे आ रहे हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे 3 घंटे आ रहे हैं। 3 नहीं, हमें यहाँ पे 1 घंटा चाहिए था, मतलब हमने गया वैल्यू गलत सोची है।
और जितना आप फास्ट करोगे इमेजिनेशन, जितनी कैलकुलेशन ये छोटी वाली आप फास्ट करोगे, उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। और मान लो अगर पेपर में यहाँ पे आपके पास 3 ही घंटे होते तो आपका ये वाला 3 आ रहा है इसके बराबर, तो आपने सही वैल्यू पिक की। दूसरा आप ये ट्राई कर सकते हो, आपको पता चल गया कि यार मुझे यहाँ पे 400 का डिविजिबिलिटी चाहिए, वो भी 2 बार, और उन दोनों का डिफरेंस कोई ना कोई होना चाहिए, तो 50 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, आप सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, अगर मैं ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू को सोचूं, तो अगर इन दोनों का 10 का डिफरेंस ले लूँ, 10 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पे 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इन दोनों को आप ट्राई करोगे तो 40 तो कट जाएगा, तो डिफरेंस इनका यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ये देखने भी पता चल रहा है। फिर आप ए को यहाँ पे और कौन सा नंबर ला मान सकते हो, 80। तो बी कितना आएगा, बी अगर 70 होगा तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 20 का डिफरेंस ले लोगे तो ये मेरे पास 100 आ रहा है। और जब आपने ये वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये वैल्यू आप रखने के बाद इसको चेक कर सकते हैं कि 400 को जब मैं यहाँ पे 80 से डिवाइड करूंगा, और 400 को जब मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये 1 आ रहा है। आप चेक कर लो, ये 4 टाइम कटेगा, ये हमारे पास 5 टाइम कटेगा, डिफरेंस आपके पास 1 आ रहा है। तो आप इसी चीज़ को दूसरी इक्वेशन में भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा। अदरवाइज अगर आपको ये इमेजिनेशन से दिक्कत है, तो आप जो बेसिक बताया था उससे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है हमारे पास इस वेरिएबल्स का। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू हो, जैसे 1/2 है, 3/20 है, और यहाँ पे 6/35 है, तो अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाली वैल्यू का आपको एचसीएफ लिखना होता है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तीनों को कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर की बात करें, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे 20 और 2 का एलसीएम तो 20 ही होगा, और 20 और 35 का एलसीएम यहाँ पे 140 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब बात है कि हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट से आपको बता दिया कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 है तो 1 तो हम 1 के बराबर लिख रहे हैं, 3 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 3, 6 को लिख सकते हो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों में मेरे पास 1 कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। क्लियर। अगर मैं बात करूँ एलसीएम, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2, 20 एंड 35 है, तो आप इसको एक तो ऐसे करते हुए भी आप फाइंड कर सकते हैं, मैं उसी को बता देता हूँ। जैसे 2, 20, 35 है, तो आप इसको ऐसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से जाएगा 1 टाइम, दैट इज 10 टाइम, दैट इज 35। 5 से आप करोगे तो ये आएगा 1 टाइम, 2 टाइम एंड 7। फिर आप 2 से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 से कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो मेरा एलसीएम आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 140 आ रहा है। तो ये आपका एलसीएम होगा। क्लियर। फॉर्मूला याद रखना ना भूलें, फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको बताऊं, अगर मेरे पास यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना हो किसका, एक मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू का, A/B, C/D और E/F का, अगर आपके पास इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है ACE, इनका आपको एचसीएफ निकालना होता है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है मेरे पास BDF, इनका आपको एलसीएम निकालना हो। बट अगर आपको इसी फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना हो, तो याद रखना है ऊपर वाली वैल्यू जो है उनका आपको एलसीएम निकालना है, और नीचे वाली वैल्यू जो है BDF, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ये दो शॉर्टकट आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। A wire is bent in the form of a equilateral triangle whose area is 484 √3 centimeter square. If the same wire is bent into in the form of a circle, then the area enclosed by the wire. सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का पेरीमीटर होगा, उसी पेरीमीटर को सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर रखना है, क्योंकि उसी को हमने रीशेप करके यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। ठीक है। तो मतलब इस दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो अगर इसका एरिया पूछ लिया, तो एरिया आपके पास क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्केयर, 484 √3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो शॉर्टकट पता होना चाहिए। √3 आपका इससे कट जाएगा, 4 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4824 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट यहाँ पे कर सकते हैं, तो 4 का रूट तो 2 ही आ जाएगा। 484 का रूट होता है मेरे पास 22, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 44 निकल के आएगी। ए की वैल्यू 44 है, तो ये भी 44 है, ये भी 44 है, और ये भी 44 है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब 44 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 ही कर दें, तो ये इसका हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर आएगा। और पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r, विच इज इक्वल टू द सर्कल सरकमफ्रेंस, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 44। 44 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स,
और रेडियस की बात करें तो रेडियस ये 2 आपस में कट जाएगा, तो रेडियस आ रहा है इसका 21। तो अगर रेडियस 21 है तो उसने पूछा इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। 21 इंटू 21 करेंगे, ये इसमें कट जाएगा 3 बार, और यहाँ से आप इसको 11 इंटू 2 लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3 और 1। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर टी इज राइट। क्लियर। बाकी ये छोटी सी कैलकुलेशन है, बस ये मेन है कि आपको ये कंपेयर करना आना चाहिए। और अगर आप में से किसी बच्चे ने मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन करने हैं तो 2023 में आपको कम क्वेश्चन करवाए गए थे। आप 2024 का CAPF का कोर्स देख लेना है, उसमें सिर्फ आपने मेंसुरेशन कवर कर लेनी है, बाकी कंटेंट आपका 2023-22 का सेम ही है लगभग। बट मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर और अच्छे करने हैं तो CDS के क्लासेस आप लगा सकते हैं, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A tank can be filled by the pipe A and B in 48 minutes. Both the pipe are opened at the same time. Pipe A is closed after 40 minutes and the tank is get filled in 60 minutes. Okay. In how much time pipe B alone can fill that full tank? सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मैं ए और बी दोनों को काम करने के लिए कह रहा हूँ तो 48 मिनट के अंदर अंदर टैंक क्या होता है यहाँ पे फिल हो जाता है। तो प्लस लिख लेते हैं। बोथ द टैंक आर ओपन एट द सेम टाइम, पाइप बी इज क्लोज्ड आफ्टर 40 मिनट। 40 मिनट के बाद क्या हुआ, बी को यहाँ पे बंद कर दिया गया और टैंक जो फिल हुआ वो 60 मिनट के तक फिल हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन है, इसको भी करने के देखो अलग अलग तरीके हैं। कई बार क्या होता है आपको बेसिक से समझाया जाता है कि यहाँ पे 40 मिनट तक तो दोनों ही ने काम किया और 48 मिनट तक वो करते तो फेल हो जाते। तो कितना हो चुका है काम हमारे पास यहाँ पे, 5/6 काम होते। और काम बच कितना गया, काम बच गया मेरे पास 1/6। काम हमारे पास यहाँ पे 1/6 बच गया और ये सिर्फ बी ने किया। और बी ने क्या किया, जो 40 मिनट वाला काम था वो अभी यहाँ पे 60 मिनट में किया। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो है 20 मिनट की। तो बी ने काम किया यहाँ पे 20 मिनट का, कितना 1/6। तो बी ने पूरा काम करना है, कितना टाइम लगेगा, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 मिनट लगने चाहिए थे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ये इसका डायरेक्ट अप्रोच है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसको आपको उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक आना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ए और बी की, तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे 40 मिनट तक काम किया। और कितना मिनट काम करना था टैंक फिल हो जाता, सिर्फ 8 मिनट काम करना था तो टैंक फिल हो जाता। बट काम कितना किया बी ने अकेले ने, जो 8 मिनट में करना था वो बी अकेले ने 20 मिनट में कवर किए। क्लियर। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि 8 की वैल्यू अगर 48 से मल्टीपल 6 है तो 20 की वैल्यू भी मल्टीपल 6 होगी, 120 मिनट होगी, तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर ये भी नहीं करना तो आप इसको यहाँ पे इनको कट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2:5। ये मेरे पास टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इनका उल्टा हो जाता है, दैट इज 5:2। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 48 यूनिट काम करते हैं, 48 मिनट काम करते हैं, किसकी एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो काम इतना हो गया होगा। और ये काम अभी 2 की एफिशिएंसी से खत्म करना है क्योंकि बी का टाइम पूछा गया, तो बी से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 120 मिनट। अब ये मैंने 3-4 तरीके सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो डिफिकल्ट हो गया, बेसिक हो गया। तो उसके लिए अगर आप बेसिक क्लास लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे ईजी, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, आफ्टर ए शॉपकीपर sold a साड़ी at a 1330 after giving a 5% discount. Had he not given the discount, he would have earned a profit of a 12%. What was the cost price of the साड़ी? So we can say कि अगर मैं यहाँ पे मार्क प्राइस की बात करूँ तो मार्क प्राइस हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। मार्क प्राइस के ऊपर उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस का 95% जो होगा वो मेरे पास 1330 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1330 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 95, दैट इज द मार्क प्राइस। सो वी नो कि अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी के ऊपर उसको यहाँ पे 12% का प्रॉफिट होता है अगर वो इतने का बेच देता है विदाउट एनी डिस्काउंट। तो सीपी का 12% प्रॉफिट होता है 100 के ऊपर 12% का, तो वो वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आनी चाहिए 1330 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 95। यू हैव टू कैलकुलेट अबाउट द सीपी। तो सीपी के लिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास इधर चले जाएंगी, ये उल्टा हो जाएगा तो वो आएगा 100/112। क्लियर। सो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कवर की, इसको आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 20
और यहाँ पे आपके पास आएगा 90। अब आप इसको 19 के टेबल के ऊपर कवर कर सकते हैं। 19 के टेबल के ऊपर ये सीधा सीधा कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 70। अब देखो 70 की कैलकुलेशन की बात करें, 70 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर मल्टीप्लाई बाय करूँ 100 से, तो डिवाइड बाय 112, तो सारे बच्चों को लगेगा यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास पॉइंटों में आने वाली है। ठीक है, पॉइंटों में नहीं आने वाली, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 10 आ रहा है, यहाँ पर आएगा ये 56, 56 इससे कट करेंगे 10 और ये कट जाएगा 8 बार, और 8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर मेरे पास आ रही है वैल्यू 10,000। 10,000 वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1250 आना चाहिए। तो 1250 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक आता है तो क्वेश्चन इजीली होगा, नहीं तो डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड बाय 100 की पावर t इज इक्वल टू द अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल की गिवन है, बस ये पता होना चाहिए 1 ईयर है। 1 ईयर का मतलब टाइम यहाँ पे 1 साल होगा, टाइम यहाँ पे 1 साल होगा, बट हाफ ईयरली लिख दिया तो 6 महीने, तो 6 महीने में टाइम आपका डबल हो जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, और ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, टी, पी और ए। इसकी पावर है टी, तो पावर में लिखना, आर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसी का शॉर्टकट हमारे पास क्या है, इसी का शॉर्टकट है कि प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो लिख लो। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आएगा 2000, अमाउंट की रेशियो लिखेंगे 222,605 डिवाइड बाय 100 आएगा, और ये 100 आपके पास 5 के टेबल पे कट जाएगा, दैट इज 20। ये 4 टाइम आएगा, फिर मेरे पास 4 टाइम आएगा, ये आएगा 5 टाइम, और 2 टाइम एंड 1 टाइम। ये 20 ऊपर उधर चला जाएगा, सो वी कैन से यहाँ पे 8000 और एक जीरो और आएगी, यहाँ पे आने वाला है 44521। सो आगे कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। सो आगे कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे देखो आपके पास यूज लिखा हुआ है कि ये वैल्यू आपके पास गिवन है, ये इसका स्केयर होता है। तो आपको ये बताया गया होगा कि अगर यहाँ पे टाइम 2 होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्केयर रूट, अगर टाइम 3 होता तो क्यूब रूट, अगर 4 होता 4 रूट। कैसे होता है, यही जो टाइम है इधर जाके स्केयर रूट होता है। सो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे 211 है, और ये वैल्यू हर एक बच्चे को पता होगा 200 है। और ये वैल्यू जो भी आती है मेरे पास, यहाँ से आपके पास R% आता है कि ये मेरे पास पर ईयर की कैलकुलेशन हो चुके हैं जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाफ ईयर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है तो हाफ ईयर की आएगी, अगर यहाँ पे होता क्वार्टरली तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्वार्टरली आएगी, ये भी बात ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ करें। जैसे यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि प्रिंसिपल इतना है तो ये इतना इंटरेस्ट मिला आपको 6 महीने के बाद। तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट कितना मिला 11, किसके ऊपर, इस 200 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5.5%। आप ऑप्शन चेक करोगे, जल्दी से आप इसका आंसर मार्क कर दोगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे बात करें हाफ ईयरली है तो ये कैलकुलेशन हाफ ईयरली चल रही है। जब भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा पेपर में या लिखा भी होगा कहीं पे, तो हमेशा वो पर एनम होता है। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपने आंसर पर एनम ही करना होता है। तो ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो पर एनम के अंदर डबल नहीं हो जाएगा 11%, 6 महीने 2 बार लगेंगे, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपके पास आएगा बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने जो बेसिक आपको कोर्स मैंने बताया अभी अभी 2023-22 के और 24 के भी अभी आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 3 नंबर आर एन पी रेशियो 1:2:3, फिर एच सी एफ इज गिवन, फाइंड द एलसीएम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं नंबर लिखूंगा तो यहाँ पे एक्स एक्स तो होगा ही होगा, तो वी कैन से 1x 2x एंड 3x। आपके पास ये 3 नंबर है, तीनों का अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होता है कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल तो एक्स ही यहाँ पे दिख रहा है, और ये एक्स ही आपके पास एचसीएफ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है यहाँ पे सभी का प्रोडक्ट जो कि सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो यही 4 को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। If electricity bill is paid before the due date, one get a reduction of a 4% on the amount of the bill. By paying the bill before due to date, a person got a reduction of the 73. What was the amount of the bill? So we can say कि अगर मैं रिडक्शन की बात करूँगा 4% है, और पैसों की बात करूँगा 73 रुपये है, 73। सो अगर मैं 1% का रिडक्शन करूँगा तो किसके बराबर आएगा, 73/4 आएगा। अगर मैं 100% का रिडक्शन करना चाहता हूँ, दैट इज द अमाउंट ऑफ ए बिल, सो किसके बराबर आएगा, 73/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आप फिर से चेक करोगे, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके पास आएगी,
और कई बार क्या होता है 100 से आप कई बार 25 को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई पहले डिवाइड कर लेते हो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसे करने से बेहतर है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेशन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/8 समथिंग आएगा। तो 1/8 वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द डायग्राम, ये आपके पास वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन गिवन है। 500 कैंडिडेट है टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा 500 है, 500 कैंडिडेट अपीयर इन एग्जामिनेशन, और उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स गिवन है। डायग्राम गिव द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन द डिफरेंट टेस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। कम से कम वो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल होने जरूरी है। देखो ये भी ध्यान रखना, कम से कम अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने मर्जी में फेल हो, तो कम से कम यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट कौन आएगा 10 नंबर, इन दोनों का ज्वाइंट हिंदी और मैथमेटिक्स का आएगा 12 नंबर, फिर आपके पास आएगा इंग्लिश और मैथ का कॉम्बिनेशन कितना आएगा 12 नंबर। बट आप 5 को भी कंसिडर करोगे क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो आप चेकआउट कर रहे हो इसमें लिखा है एटलीस्ट 2 में वो फेल होना चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब है कम से कम 2 में फेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 24, 24 और 2 से हो जाएगा 34 और 5 39। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे पर्सन जो है फेल हो चुके हैं। क्लियर। अब जो डाटा गिवन था वो डाटा किसका गिवन है, परसेंटेज का नहीं, वो नंबर का गिवन है। तो नंबर कितने टोटल 500, तो 500 में से 500 में से 39% यहाँ पे फील्ड है जो हमसे पूछा गया था। अगर मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, इससे कट कर देंगे, 5 इससे कट करेंगे, ये 8 से थोड़ा सा कम होने वाला है, या फिर आप फिर ऐसे बोल सकते हो 7.8% होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 18 के ऊपर। A certain sum is distributed among ABC, A get 3/16, इसको लिख लेते हैं, and B get 1/4 of the sum, okay, C get 99 रुपीज। तो A की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, काफी इजीली आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन को अगर आपको ये पता होगा कि A, B और C तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 1 आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/16 माइनस 1/4। एलसीएम काउंट करोगे तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 3, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर, 4 इससे कट जा, इसको आप इससे कट करेंगे 4, ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, और साथ आप इसमें से माइनस करेंगे, दैट इज 9/16। तो सी की वैल्यू जो है वो आएगी 9/16, विच इज इक्वल टू वट, 99। सो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 99/16 सॉरी 99 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 9, ये उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे कट जाएगा, 11 टाइम आएगा। तो सी की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 16। तो उसने क्या पूछा है, उसने अभी यहाँ पे आपसे ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सारे सॉरी यहाँ पे मैंने सी का लिख दिया, सी का नहीं, ये 1 की वैल्यू है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू है। तो उसने ए क्या पूछा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि ए की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 ए की वैल्यू हमारे पास 3/16 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर एक की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बाय 16 होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको 3/16 कर दें, तो ये 16 से 16 कट जाएगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। A person travel from place A to B. When traveling at a speed of 5 km per hour, he reached 40 minutes late, and when he traveled at a speed of 8 km per hour, he reached 25 minutes early. What is the distance between the two places? ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो इसका सीधा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। शॉर्टकट है प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड 5 × 8 मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिफरेंस। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी आ रहा है। अगर मान लो 9 बजे का टाइम है, तो एक बार 9:47 पे आ रहा है, एक बार आ रहा है उससे 25 मिनट पहले, तो 8:35 पे आ रहा है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब 25 मिनट वो भी और 47 मिनट अलग से। तो इन दोनों को टाइम मिनट को ध्यान से आपने करना है। अगर यहाँ पे दोनों बार लेट लेट होगा तो उसके हिसाब से आएगा टाइम डिफरेंस, अगर एक लेट कर रही है तो उसके हिसाब से आएगा। इससे बेहतर है आप 9 को इमेजिन कर लो, अब यहाँ से आप टाइम चेक करोगे तो दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, 25 मिनट ये वाले, 47 ये वाले, तो ऐड करेंगे 7 और 5 12, 1 कैरी जाएगा 7, 72 मिनट है। मिनट को डिवाइड बाय 60 करोगे तभी तो नंबर ऑफ आवर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्पीड आपके पास नंबर ऑफ आवर में ही यहाँ पे गिवन थी।
और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस आता है। बाकी ये कैसे बना है उसके लिए बेसिक ही है, बट ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप रटना ही पड़ेगा। बाकी सारे बच्चे इसको नोट कर लो। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड S1 S2 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। अगर आपके पास जो टाइम है टाइम मिनट में है तो आपको नंबर ऑफ आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे कट करेंगे 6/5, 5 इससे कट कर लो, 3 इससे कट कर लो तो 8 और 2 16, 16 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.64y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एक्सप्रेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से कर सकते हैं आप। इसमें सीधा लिखेंगे x डिवाइड बाय वाई, और x डिवाइड बाय वाई लिखते ही आपको आएगा यहाँ पे 264 डिवाइड बाय 100, और y की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, सो वी कैन से 33 मल्टीप्लाई बाय 100। उल्टा कर दिया मैंने, ये 100 इससे कट गया। अब आप इसमें चेक कर लो, यहाँ पर ये मेरे पास कट जाएगा 11, और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 3 की टेबल के ऊपर जाते ही आएगा 8, और यहाँ पे 24 है, 24 8, ये इससे कट जाएगा फिर से 8। तो मेरे पास x रेशो वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे पास 8:1। क्योंकि कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि x बाय वाई लिखा है तो 8/1 है, 8/1 है, तो यही मेरे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है यही मेरे पास रेशो होती है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्ट। सो वी कैन से y माइनस 2x डिवाइड बाई 2y प्लस x। तो y की x की वैल्यू मेरे पास 8 है और y की वैल्यू 1 है, तो 1 की यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू डिवाइड बाय 1 की वैल्यू और फिर x की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर तो मेरे पास माइनस आ रहा है, ठीक है, 16 सॉरी माइनस आ रहा नहीं, -15 आ रहा है। नीचे को आप चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और ये 8 आ जाएगा, ये आएगा 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 आ रहा है, इसका मतलब बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। A sum was put at a simple interest at a certain rate of for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would be have fetched 360 more. If the sum was 1000 k, then find the value of a k. कई बार बच्चों को ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, तो सारे बच्चे ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको मैंने सारे करवा रखे हैं, ये भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको सारे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक आधा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आप ये चेक कर सकते हो कि 2% उसका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने आज की क्लास के अंदर अभी आपको बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा पर एनम होता है, मतलब 1 साल का। तो 2% 1 साल में इंक्रीज होगा, तो 3 साल के अंदर कितना इंक्रीज होगा, 6%। और 6% पैसे बढ़ने से उसको 360 रुपये मिलते हैं ज़्यादा। अगर 100 का 100% यहाँ पे पर मिल जाता उसको ज़्यादा, तो किसके बराबर होता, तो आप बोलते 360/6 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिटरी मेथड, ये से कट जाएगा, दैट इज 60। सो वी कैन से 6000 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1000 तो ठीक है, जो ये 6 है यही आपके पास यहाँ पे के था, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास सिंबल है, सो दैट द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 24। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बीच में हमारा शिफ्ट 2 जो है वो शुरू हो चुका है, तो ये अभी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चेक कर लेना हमारे पास कितने क्वेश्चन 1 के थे, मैं चेक करके बता ही देता हूँ। तो पहले 14 क्वेश्चन हमारे पास शिफ्ट 1 के हैं, तो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे शिफ्ट 1 के नहीं, शिफ्ट 2 के हैं, 14 क्वेश्चन से बाद वाले, ठीक है। सो ये नंबर को 24 से डिविजिबल होना लाजमी है, तो वी कैन से 5026, ओके, 502649 एंड स्टार, दैट इज 2। मैं एक बार चेक कर लूँ नंबर, ठीक है, यही नंबर है। तो इसको डिवाइड बाय 24 होने का मतलब है कि नंबर वो 8 से भी डिवाइड हो, नंबर वो आपके पास 3 से भी डिवाइड हो। सो 8 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके पास 8 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 9, तो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे 2 है, तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होना ही चाहिए। तो ये पहले एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 के साथ कुछ आना चाहिए। अभी ये स्टार आएगा 1 के साथ, आपके पास ध्यान रखो 1 के साथ अगर ये स्टार आएगा तो स्टार की वैल्यू आप कोई भी लगा सकते हो, बट आप हर एक वैल्यू को इमेजिन मत करो, आप ऑप्शन से पिक करो। मान लो आपने 1 को पिक कर लिया, सपोज यू आर ट्राइंग विद 1, सो मान लो कि आपने स्टार को 1 पिक कर लिया, ऑप्शन 1, दैट इज 2। आप 8 से इसको करके देखो, ये आपस में डिवाइड होगा, 8 से आप करेंगे एक टाइम चला जाएगा, फिर आएगा 3 और लास्ट में 2 है, हाँ 2 है, तो ये 4 टाइम चला जाएगा, 32। बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब स्टार मे बी इक्वल टू 1। अगर मे बी इक्वल टू 1 है तो कन्फर्म यहाँ पे 3 के डिविजिबिलिटी से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ द पेयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करके देख लो,
या फिर आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी है, जहाँ पर भी सम आपको 3 दिखे या 3 का मल्टीपल दिखे वो कट कर दो। जैसे 9 कट हो गया, 3 से डिवाइड है, 6 कट हो गया, फिर आपके पास 4 है, ये वाला 4 ध्यान रखें, ये वाला आपके पास 2, 4 एंड 2 6, ये भी कट गया। फिर आपके पास 2 ये और 1 ये, इनका सम 3 आ रहा है, ये भी कट गया, 5 बच गया। 5 बचने का मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। सो कई बार बच्चों को लगता है नहीं सर सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, डेफिनेटली। जैसे लास्ट वाले 3 है तो आप 9 2 2 लिखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड के थ्रू, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से आप चेक करके देखो, यहाँ पर ये 8 आएगा, ये आएगा 1 2, फिर हमारे पास सॉरी 1 आएगा, दैट इज 8 4 2, 4 2 से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे 9 5 2, इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 5, 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 8, फिर आएगा मेरे पास 72, 72 8 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो मे बी 5। सो 5 का इतना मतलब आपका आंसर कंफर्म नहीं करेंगे जब तक आप इसको 3 से डिवाइड नहीं करके देखते। ठीक है, ये भी बात आपको साइड बाय साइड पता होनी चाहिए। सो अगर आप इसको 24 चेक करना है तो 8 और 3 है, 8 से तो हो रहा है, 3 से भी चेक करना है ना अभी, तो 3 का आपको पता है कि ये 9 से आपस में कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 और 4 कितना हो गया 6, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और बच गया 5, 5 एंड 5 कितना हो गया 10, 10 एंड 2 कितना हो गया 12, बिकॉज सम ऑफ द पेयर मैंने बोला था, तो यहाँ पर आपके पास इनको ऐड करने के बाद क्या है 12। सो 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 3/4 है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रॉपर एक लिख लेता हूँ 3/4, फिर आगे लिखा हुआ है 5/36, फिर आगे मेरे पास है 7/144। तो आगे की बात करूँ तो आगे कौन सा वेरिएबल होगा हमें नहीं पता, बट अप टू 9 टर्म है, तो आप ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को चेक कर सकते हो कि 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो आगे वेरिएबल 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर मेरे पास 13 होगा, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, तो 9 टर्म बोला है, तो आप काउंट कर लो, ये हमारे पास टोटल 9 टर्म हो चुकी है। डिनोमिनेटर में क्या होगा हमें नहीं पता, बट ये ऊपर वैल्यू आएगी, ये कन्फर्म। ठीक है, अब इनको ऐड ही करना है। अब ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे या तो आप इसको अप्रोक्सीमेट में कर लेते, अप्रोक्सीमेट मतलब पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 8 या 9, पॉइंट 8 या 9 के आसपास आने वाला है, बट 8 9 के ऑप्शन क्या करोगे, 9 के तो 4 ऑप्शन आ गए, तो अप्रोक्सीमेट में नहीं, उन्होंने पूरा एग्जैक्ट नंबर पूछा गया, तो एग्जैक्ट नंबर के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ पहले वाले को उठा लेता हूँ 3/4 को, तो 3/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप यहाँ से चेक कर लोगे, 3/4 है, डिनोमिनेटर को आप 1 एंड 4 में लिखोगे, और जो इनका डिफरेंस होगा वो ऊपर आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 को 1/1 माइनस 1/4, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब आपको समझ आएगा। 5/36 है, डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखोगे 4 एंड 9, और इनका जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो 5 आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए इसके बराबर। तो ये अगर आया, ये हमने सही सोचा, अगर जैसे 4 और 9 36 है, डिफरेंस 5 है, तो आप इसको 4 को यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/4, और जो 9 है उसको लिए आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 7 है तो आप इसको क्या लिखोगे 1/9, और फिर आएगा माइनस 1/16, सॉल्व करेंगे तो यही वेरिएबल बन के आएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ तो ये तो ठीक है, बट आगे क्या होगा आगे फिर से नहीं पता हमें। सो फिर से नहीं पता, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 1 और 4 तो ठीक है, आप चेक करो 4 और 4 सेम है, फिर आपके पास 9 और 9 सेम है, तो 16 है, तो आगे 16 आएगा, ये तो कन्फर्म है। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3 का, जो कि ऊपर था, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5 का, जो कि ऊपर था। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस है 7 का, जो कि था यहाँ पे, तो आगे क्या डिफरेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी कैन से -1/25, सो 25 अब यहाँ पे 2 बार आएगा, फिर मेरे पास माइनस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 11, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/36, फिर से 1/36 आएगा, फिर आगे क्या होगा यहाँ पे 13 ऐड करने के बाद ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 49, फिर से आगे मेरे पास 49 ही होगा, फिर आप माइनस लिखोगे यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए, 49 में 15 ऐड करोगे ये आएगा 64, तो आगे फिर से मेरे पास 64 होगा, माइनस 17 ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 17 आप इसमें ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 81, तो -181 प्लस 181 फिर से होगा यहाँ पे, और माइनस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है 19, सो वी कैन से 1/, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 19 का, तो 1/100। अब पहले का ये वाला फॉर्मेट आप चेक करोगे, ये कट होता नजर आएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसका यहाँ पे दूसरा वर्ड और इसका यहाँ पे पहला, फिर इसका यहाँ पे दूसरा, इसका यहाँ पे पहला, ये सारे माइनस प्लस वाले कट होते हुए आपको नजर आएंगे। ये सारे सारे कट जाएंगे तो लास्ट में बचेगा 1 - 1/100 विच इज इक्वल टू 99/100। सो वी कैन से 0.99 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 के ऊपर। If the length of the rectangle increased by 20% and breadth is decreased by 10%, then the percent increase in its area. So we know कि हमारे पास rectangle का area L/2B होता है। So L अगर 20% इंक्रीज होगा और breadth डिक्रीज होगा 10%, तो एरिया में इफेक्ट आएगा। आप इसको पता करो कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे परसेंटेज में इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ओवरऑल इफेक्ट। ओवरऑल इफेक्ट बोल लो, सक्सेसिव इफेक्ट बोल लो। और सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, a + b + ab डिवाइड बाय 100। तो a अगर यहाँ पे प्लस में 20 है तो +20 लिखेंगे। b जो है वो ब्रेथ यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे 10 से, तो -10 लिखेंगे। प्लस +20 -10 डिवाइड बाय 100। सो वी कैन से प्लस का 20 है, सॉरी प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डबल जीरो इससे कट जाएगा तो -2 विच इज इक्वल टू प्लस का 8। तो प्लस का 8 आ रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है बाय 8% से। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये शॉर्टकट है सक्सेसिव का, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज इसका बेसिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के ऊपर। एक पर्सन है जिसके पास टोटल 17 शीप है और उसमें से उसने बोला है ऑल बट 9 डेड, हाउ मेनी वाज ही लेफ्ट विद। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने इसका आंसर गलत मार्क किया होगा। अगर आपने अभी ट्राई करना है, आप ट्राई करो, आप चेक करो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन के अंदर गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पे जो है ऑल डेड हो चुके हैं बट 9, ठीक है। ऑल बट 9 डेड, मतलब इसका क्या होगा कि 9 छोड़कर बाकी यहाँ पे सब मर चुके हैं, तो इसका आंसर सीधा ही आएगा 9 लेफ्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 के ऊपर। If pineapple are bought at a rate of 7 for 200 and sold 5 for 220, then the profit and loss %। आप यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में चेक कर सकते हैं कि आपके पास आर्टिकल बराबर होने चाहिए, तभी आप कंपेयर करोगे। मतलब सीपी जो है वो 7 आर्टिकल का आपको 200 दे रखा है, और जो एसपी है वो आपके पास 5 आर्टिकल का आपने 220 दे रखा है, ठीक है। या तो आप सभी को 7 में कन्वर्ट कर लो, या फिर सभी को 5 में कन्वर्ट कर लो, या फिर 1 आर्टिकल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जैसे अब 7 को मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में फंसोगी। बट इसको अगर मैं एसपी को चेक करूँगा तो एसपी अगर इससे कट कर लेंगे तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 44। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 44 मल्टीप्लाई बाय 7। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 308। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि 7 ही आर्टिकल बाय किए, 7 ही उसने बेच दिए, तो आर्टिकल मस्ट बी सेम। अगर आर्टिकल सेम होगी तो ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। नहीं आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक करोगे तो कितना आपको प्रॉफिट नजर आया, आप चेक करोगे आपको 108 रुपये का प्रॉफिट नजर आया। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 54%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि सीपी आर्टिकल जो है वो 7 है और एसपी के आर्टिकल कितने, 5। तो यहाँ पे ये वेरिएबल जो है वो 200 के बराबर है, ये वेरिएबल जो है वो 220 के बराबर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा अपनी मर्जी से, इसको ऊपर और इसको नीचे। क्यों, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप चेक करोगे 35 आर्टिकल हो जाएंगे। किसके बराबर, 5 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के बराबर। ऐसे ही 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आर्टिकल होंगे, और 7 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 कैरी जाएगा 1 एंड 5। तो 35 आर्टिकल मैंने बराबर कर दी। तो आप देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 540 का। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 1000 का 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 54%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट 27 के ऊपर। The number which should be subtracted from these variables to make the ratio 5:7. So we know the numbers are 25 and 33. So we know the ratio is equal to the fraction value, and we know the common number. So we can say that is x. If x is subtracted from numerator and x is subtracted from denominator, the ratio becomes 5:7. So cross multiply with them and we can get the value of x. इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसे 25 है और 33 है, तो ऑप्शन से पिक कर लो। ऑप्शन से अगर मैं 4 से इसको माइनस करूंगा, अगर मैं 4 माइनस करूंगा ये तो 21 हो जाएगा। 21 तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 4 को नहीं हो सकता।
5 ऑप्शन को पिक कर लो। अगर मैं इसमें से 5 नंबर दोनों में से माइनस कर लूँगा तो 25 में से 5 जाएंगे 20 और 23 में से अगर 5 कम होंगे तो 28 और इनकी रेशो आपके पास 5:7 आ भी रही है जो कि इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 के ऊपर। A train running at a speed of 90 km per hour passes a pole in 80 seconds. If it is passes 350-meter long tunnel in 36 seconds, then the speed in kilometer per hour while passing through the tunnel is ओके। तो इसकी यहाँ पे ओवरऑल क्या पूछा गया कि स्पीड पूछी गई है कि टनल के अंदर इसकी क्या स्पीड रही होगी, ये पूछा गया। ठीक है। सो आप इसको कवर करने के लिए ये सोच सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेन है, ठीक, ट्रेन के अगर यहाँ पे 90 की स्पीड से 18 सेकंड लेती है पोल को कवर करने के लिए, पोल की लंबाई जो होती है एज कम्पेयर टू ट्रेन बहुत छोटी होती है। तो जब वो पोल को कवर करेगी तो ट्रेन अपने आप को ही कवर करती है, इसका बेसिक है। जैसे कि फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो पहले फॉर्मेट में यहाँ तक ट्रेन ने डिस्टेंस किसका कवर किया, ट्रेन ने सिर्फ अपनी लेंथ को ही कवर किया। पोल का लंबाई क्या होती है, 0। डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, पोल की स्पीड तो होगी नहीं, तो इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। और 5/18 में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर आपके पास सेकंड में यहाँ पे टाइम का गिवन है। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ट्रेन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये आपस में कटेगा। तो ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 450 मीटर। अब सेकंड कंसेप्ट में फिर से फॉर्मूला लगेगा। सेकंड कंसेप्ट में क्या होगा, ट्रेन अपनी आप की लंबाई को भी कवर करेगा, ट्रेन जो है वो टनल की लंबाई को भी कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। सो वी नो कि ट्रेन अगर यहाँ पे अपनी आप को लंबाई को कवर करेगा दैट इज 450 प्लस टनल की लंबाई यहाँ पे कितनी गिवन है, 350 मीटर। क्लियर। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड हमें यहाँ पे पता नहीं, वी कैन सी एक्स। क्यों, क्योंकि उसने न्यू स्पीड से यहाँ पे ट्रेन को कवर किया है, विच इज इक्वल टू वट, विच इज इक्वल टू द टाइम 36 सेकेंड। तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 0 और ये हम 5 और 5 10 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 800/36 आएगा, विच इज इक्वल टू एक्स। अगेन रिपीट आई कि यहाँ पे आपके पास एम और एस होगा। ठीक है, एम और एस होने वाला है। एम और एस का मतलब यहाँ पे मीटर है और ये हमारे पास सेकेंड है। ठीक। और अगर मैं बात करूँ ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो मुझे यहाँ पे पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाना चाहता हूँ, बट अब मैं यहाँ पे मीटर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहता हूँ, तो मुझे 5/18 नहीं, यहाँ पे 18/5 करना पड़ेगा। ये आपस में कट जाएगा 2 बार और ये 10 इससे 0 से कट जाएगा, वी कैन से 80 किलोमीटर पर आवर इज द न्यू स्पीड, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। The difference between the square of two consecutive odd numbers is always divisible by। सबसे पहले यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर सोच लो, और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले। जैसे मैंने एक नंबर 1 सोचा, दूसरा 3 ही सोचेंगे। अगर मैंने 5 सोचा तो उसके आगे वाला ही होगा, अगर मैंने 3 सोचा तो उसके आगे वाला होगा, अगर मैंने यहाँ पे 11 सोचा तो उसके आगे वाला होगा। और उनके स्केयर का डिफरेंस, स्केयर इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 8। तो 8 हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 8 हमेशा हमारे पास 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 का स्केयर कितना होता है 25, 7 का स्केयर कितना होता है मेरे पास यहाँ पे 14 है, तो इनका डिफरेंस आएगा 24। 24 आपके पास किससे हमेशा डिविजिबल होगा, 7 से तो नहीं होगा, 6 और 3 से तो हो सकता है, बट आपको सभी वेरिएबल के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्केयर कितना होता है 9, 5 का स्केयर होता है 25, डिफरेंस कितना आएगा 16। 16 आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो फिर से 8 बच गया। तो 8 हमारे हमेशा आ रहा है, बट बाकी वेरिएबल नहीं आए, तो इसका मतलब टी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 के ऊपर। In an examination, Suresh got 544 marks. His marks are 68% of the total marks. In the same examination, his sister got 644 marks. In what percentage marks obtained by her? So आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इन्हें किसी एग्जाम के अंदर 544 मार्क्स आते हैं तो वो 68% है टोटल का, तो ये दैट इज इक्वल टू 68%। So we can say 1 mark is equal to 68 by 544%। क्लियर। तो अगर किसी को यहाँ पे 644 नंबर आ रहे हैं तो वो किसके बराबर होंगे, 68 by 544% मल्टीप्लाई बाय 644। क्लियर।
तो फिर से एक आपके पास क्या हो गया, कैलकुलेशन का फंडा। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये पॉइंटों में आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 80.5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। If 10% complete 1/5 of a work in 12 days, then how many more person are required to complete the remaining work in 15 days? So we know chain rule, that is equal to number of person, we can say M1 time in divided by work, which is again equal to M2 time divided by the work. नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 10 है, टाइम आपके पास यहाँ पे 12 है, काम कितना खत्म हुआ है 1/5 ऑफ W, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब 10 तो थे, इसमें और नंबर कितने चाहिए वो आपसे पूछा गया। एंड टाइम आपके पास कितने यहाँ पे 15 दिन के अंदर खत्म करना है। क्या खत्म करना है, रिमेनिंग। तो अगर 5 में से एक हिस्सा खत्म हो चुका है तो 4/5 बच गया होगा। फिर वर्क से वर्क कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, और ये 10 आपके पास 2 टाइम, और ये से हमारे पास 3 टाइम कट रहा है, ठीक है। और ये 4 वेरिएबल बचा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको इग्नोर मत कर देना। ये 3 आपस में कट जाएगा 4 बार, 4 और 2 8, 8 और 4 32, तो 32 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 22। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे के सारे समझ आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहेगी। इसके साथ ही साथ आपके CAPF के 2024 का कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, और कौन कौन से पेपर का PYQ करना चाहते हैं वो भी मैं टाइम टू टाइम रहते आपको बताता रहूँगा। आने वाले टाइम में और भी कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलता रहेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।